I welcome to all at MPS coaching classes. My name is Manpit Sharma. So today in this video we will discuss most important MCQs of lesson number 1, class 9th, NCERT, the French Revolution. So question number 1. On which of the following day did storming of Bastille occur? तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल क्या था. सो स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल मीन्स बेस्टाइल एक जेल थी और फ्रांस के लोगों ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया था, इस पर अटैक कर दिया था. तो ये कब हुआ था? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन मीन्स स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल. तो ये हुआ था ऑन 14 जुलाई 1789. ए आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डिड बेस्टाइल सिंबलाइज? तो इसमें हमें बताना है जो हमारी जेल है बेस्टाइल जिस पर लोगों ने अटैक किया था ऑन 14 जुलाई 1789, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती थी इन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस. तो ये हमारी जेल रिप्रेजेंट करती थी टू द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. बी आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू. तो इसमें हमें बताना है जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो उससे पहले जो हमारी फ्रांस की सोसाइटी है, जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी है, वो किस चीज़ में डिवाइड थी. ईदर इट वाज डिवाइडेड इनटू कास्ट, 4 स्टेट्स, 3 स्टेट्स और 2 स्टेट्स. सो इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 states, and that 3 states are nobility, which formed first state, then clergy, which formed second state, and third state means all the small businessmen, then peasants and farmers. And this was the main cause of French Revolution in 1789. Question number 4. Which of the following constituted the privileged class? तो इसमें हमें बताना है इन सब में से वो कौन सी क्लास है जैसे बाय बर्थ थोड़े बहुत प्रिविलेज मीन्स स्पेशल राइट्स मिले हुए थे. तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं इन द 18th सेंचुरी French society was divided into 3 states, state 1, state 2 and state 3. So first 2 states इनको बहुत सारे प्रिविलेज थे, स्पेशल राइट्स थे बाय बर्थ. और फर्स्ट और सेकंड स्टेट में हमारे कौन कौन से आते हैं? क्लर्जी एंड नोबिलिटी. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट of the privilege means facility or special right enjoyed by clergy and nobility. So as we know, clergy and nobility, these collectively formed first and second state in the French society. तो इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिविलेज था वो था एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्सेस टू द स्टेट. भी ये गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे, सारे टैक्स पे किए जाते थे बाय थर्ड स्टेट. देन क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड सोशल पोजीशन मस्ट बी डिपेंडेड ऑन मेरिट. तो इसका मतलब क्या है? एज वी नो कि फ्रांस में जो सोसाइटी है वो डिवाइड थी इन 3 स्टेट, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. तो जो हमारे फर्स्ट 2 स्टेट्स थे उनके पास सर्टन प्रिविलेज थे और वो ये प्रिविलेज एंजॉय करते थे बाय बर्थ. तो इस ट्रेडिशन के अगेंस्ट एक न्यू आइडिया शुरू किया गया फ्रेंच सोसाइटी में, जिसमें लोग बोलते थे कि अगर किसी इंसान की जो सोसाइटी में पोजीशन है वो बाय बर्थ नहीं होनी चाहिए, उसकी मेरिट और उसके जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो इस आइडिया को प्रमोट किया था हमारे मिडिल क्लासेस ने. ए आंसर.
क्वेश्चन नंबर 7th, सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉ, अपॉर्चुनिटी वाज एडवोकेटेड बाय। तो इसमें हमें बताना है कि फ्रांस में एक ऐसी सोसाइटी को किसने सपोर्ट किया यहाँ पर फ्रीडम होगी, इक्वल लॉ होंगे और सबको सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो इस सोसाइटी का जो आइडिया एडवोकेट किया था वो किया था हमारे फिलोसफर्स जॉन लॉके और रूसो ने। तो जॉन लॉके ने जो अपनी बुक है द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, उसमें ये मेंशन किया है और उसमें ये एक्सप्लेन किया है दैट नो बडी इज़ गेटिंग पावर बाय बर्थ। तो उन्होंने किंग की एब्सोल्यूट पावर के अगेंस्ट लिखा है, एक्सप्लेनेशन दी है अपनी इस बुक द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्यूट, रिफ्यूटेड मीन्स जब हम किसी चीज़ को फॉल्स प्रूव कर दें उसे बोलते हैं रिफ्यूटेड। द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट, इसका मतलब है जब किसी इंसान को बाय बर्थ बहुत सारे राइट्स मिले हैं उसे बोलते हैं डॉक्ट्राइन मीन्स पॉलिसी, ऑफ डिवाइन मीन्स सुपर नेचुरल, एब्सोल्यूट मीन्स ऑल द राइट्स। तो इस चीज़ को फॉल्स प्रूव किया है जॉन लॉके ने। जॉन लॉके की बुक है द टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो उसमें जॉन लॉके ने इस डॉक्ट्राइन को फॉल्स प्रूव किया है जिसके अकॉर्डिंग किंग के पास सारी पावर्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 9, हु एडवोकेटेड गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट इस आइडिया को प्रमोट किया है रूसो ने। तो रूसो ने कहा है कि अगर किसी एरिया में गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट बेस्ड होनी चाहिए, उस गवर्नमेंट में जो लीडर हैं उनके बीच में कंप्रोमाइज़ और जिन लोगों ने उसे इलेक्ट किया है उन दोनों के बीच के जो कंप्रोमाइज़ है उस पर होनी चाहिए गवर्नमेंट बेस्ड। ये आइडिया एडवोकेट किया था रूसो ने। क्वेश्चन नंबर 10, डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट वाज पुट फोर्थ इन। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया में गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो इन तीनों ऑर्गन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे बोलते हैं डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। तो इस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया था मॉन्टेस्क्यू ने इन इस बुक द स्पिरिट ऑफ लॉस। बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11th, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ इन 1789, तो उस टाइम में जो फ्रांस का राजा था वो था लुइस 16। बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस। तो इसमें हमें बताना है उस पॉलिटिकल बॉडी का जो फ्रांस में सारे के सारे कानून और पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस करती थी और इम्प्लीमेंट करती थी, तो उसके हम बोलते हैं स्टेट जर्नल। डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वोटिंग इन द स्टेट जर्नल वाज कंडक्टेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जैसा कि हम देख चुके हैं स्टेट जर्नल दिस वाज द पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस जो फ्रांस में सारे कानून वगैरह को इंट्रोड्यूस करती थी और इम्प्लीमेंट करती थी। तो इसमें जो वोटिंग राइट का प्रिंसिपल था दैट वाज इट्स स्टेट जर्नल। इट्स स्टेट जर्नल मीन्स इसमें तीनों के तीन स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट स्टेट, देन सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, और हर एक स्टेट अपनी तरफ से 1 वोट को पार्टिसिपेट करेगी, मीन्स ईच स्टेट हैज़ 1 वोट ओनली। दैन क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेट जर्नल वाज लास्ट कन्वेंस्ड। तो इसमें हमें बताना है जो हमारी स्टेट जर्नल की मीटिंग थी वो लास्ट टाइम कब हुई थी। सो दैट वाज हेल्ड इन 1614। दैन क्वेश्चन नंबर 15, वेयर डिड द थर्ड स्टेट फॉर्म एंड अनाउंस द नेशनल असेंबली। तो इसमें हम बताना है जो हमारी थर्ड स्टेट है जिसमें हमारे कॉमन पीपल, पीजेंट्स, बिग बिजनेसमैन, आर्टिशियंस, मिडिल क्लास, वो सारे लोग पार्टिसिपेट करते थे
उन्होंने कहाँ पर नेशनल असेंबली बनाने की अनाउंसमेंट की? सो दिस अनाउंसमेंट दे हैव डन in indoor tennis court. A answer. If you like the video, then press the like button. For more updates, subscribe my channel. Thank you so much.